हेलो BUHS JET के धुरंधरों। तो कैसे हैं आप सभी बच्चे। जैसा कि आप सबको पता है हम लोग पहला लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर को बढ़िया से कंप्लीट कर चुके थे। आप सभी का एग्जाम 22 फरवरी को है। तो अब भाई टाइम बहुत कम है तो हम लोगों को उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जिन चीज़ों से आपका क्वेश्चन A to Z बन जाए जो आपके एग्जाम में आने वाला है। आप सबका एक टेंशन बढ़ा होगा कि भाई इतना कम टाइम में BUHS JET का तैयारी कैसे होगा। उस घबराहट से आप लोग अभी थोड़ा सा भाई हर एक बच्चा एक पैनिक सिचुएशन में गए होंगे। उस पैनिक सिचुएशन पर हथौड़ा मारना है भाई, और ये हथौड़ा मारने में आपको हेल्प करेगा S2 विजन। आप सभी बच्चे S2 विजन के साथ जुड़िए। यहाँ जो आपको पढ़ाया जाता है हर एक चीज को प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़ाई करिए, आपका पूरा टेंशन दूर होने वाला है। बस भाई इन्हीं आज जैसे कि 14 फरवरी है, आप सभी बच्चे खुश हो गए होंगे 14 फरवरी का नाम सुन के। लेकिन भाई 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 मतलब मात्र आप अगर देखा जाए तो आपके पास पढ़ने के लिए 8 दिन बचे हैं। आप 8 दिन आज से भाई 8 दिन अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका बहुत अच्छा मार्क्स के साथ BUHS JET निकल जाएगा। अब बिना देरी किए हुए हम लोग पहले लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़े थे, आज के लेक्चर में मोल कंसेप्ट को पढ़ेंगे। मोल कंसेप्ट में जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सबसे पहले आपको वो बताया जाएगा। उस कंसेप्ट के बेसिस पे जितने सारे MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला होगा वो सारे के सारे अभी हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। आपको कुछ सोचना नहीं है ना घबराना है, बस जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ाया जाएगा प्रॉपर नोट्स बनाते हुए उसको इसी अंदाज में पढ़ते जाइएगा। जो भी परेशानी आएगा कमेंट बॉक्स आपका है, आप अपना परेशानी कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ये बात समझ में आया क्या? चलो भाई अब अगर हम बात करते हैं आज का जो टॉपिक रहने वाला है, ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। इस टॉपिक का नाम है भाई एटॉमिक मास। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक मास से स्टार्ट करेंगे। क्या सभी बच्चे तैयार हैं? देखो भाई एटॉमिक मास के बारे में आपको यहाँ पे समझना है कि होता क्या है। यहाँ पे एक एक बात आपको क्लियर वे में बताया गया है कि एटॉमिक मास हम किसको कहेंगे सर। तो जब सिंगल एटम के मास को हम लोगों को पढ़ना रहेगा, सिंगल एटम का मतलब होता है एक एटम। जब एक एटम के मास को पढ़ना होगा तो इसके लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन कर देते हैं एटॉमिक मास का। ये बात क्लियर हुआ। एक एटम बाबू, सिंगल एटम का मतलब होता है एक एटम। एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोला जाता है। ज्यादा टेंशन हो रहा है भाई तो आप ऐसे लैंग्वेज में लिख लो, एक एटम के मास को, एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोला जाता है। एक एटम के मास को क्या बोला जाता है? एटॉमिक मास बोला जाता है। आप ऐसे भी लिख लो अपने भाषा में जैसे आपको समझ में आ जाए। अब अगर मैं बात करूं इसके आगे तो यहाँ पे और क्या क्या बातें आपको जाननी है। जब कभी भी एटॉमिक मास को भाई मेजर करना होगा ना, जैसे भाई हम लोग पानी मेजर करते हैं तो लीटर में मेजर करते हैं। भाई मान लो आलू लाने जाना है तो बोलते हो ना 4 kg आलू लाना है, यानी कि आप मेजर जो करोगे तो किसी न किसी यूनिट में मेजर करना होगा। इसी प्रकार से जब आप एटॉमिक मास को मेजर करिएगा तो एटॉमिक मास को किस यूनिट में मेजर किया जाता है सर, तो उसका नाम, उस यूनिट का नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या ये सभी बच्चे याद करिएगा? क्या सभी बच्चे याद रखोगे? क्या है सर? जब मैं एटॉमिक मास को मेजर करने जाऊंगा तब उसको एक यूनिट के साथ मेजर करना होगा और उस यूनिट का नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसी एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट में AMU बोला जाता है। सही बच्चे बताएंगे एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है सर। तो जब एटॉमिक मास को मेजर करना होगा तो एक यूनिट में मेजर करेंगे, उसी यूनिट का क्या नाम है? एटॉमिक मास यूनिट। नाम में भी क्लियर है बउआ, एटॉमिक मास का यूनिट को क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट में यानी कि छोटा वे में क्या बोलेंगे? AMU बोलेंगे। देखो भाई ये जो था पुराने जमाना में चल रहा था, आज के जमाना में AMU को ही हम स्मॉल u से दिखाते हैं और इसका नाम हो जाता है यूनिफाइड मास। क्या ये सभी बच्चों को पता रहेगा आज के बाद से? जो यहाँ जो u दिख रहा है ना, u को दरअसल हम यूनिफाइड मास बोलते हैं। u को क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास बोलते हैं। आपको याद रखना है कि जिसको आप AMU बोलते आ रहे थे पिछले कुछ 15-20 सालों पहले, जिसको आप AMU बोलते आ रहे थे, उसी को आज के केमिस्ट्री में यूनिफाइड मास के नाम से जाना जाता है। यानी कि AMU और यूनिफाइड मास दोनों एक ही चीज है भाई। तो लो भाई इतना तक कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखो यार एटॉमिक मास डिपेंड्स किस पे करेगा? तो एटॉमिक मास केवल किस पे डिपेंड करेगा? ध्यान से सुनिए। तो डिपेंड्स मेनली ऑन
नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि किसी एटम का एटॉमिक मास कितना होगा ये किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो उस एटम में प्रोटॉन का नंबर कितना है और उस एटम में न्यूट्रॉन का नंबर कितना है। जब प्रोटॉन के नंबर को जोड़ देंगे हम न्यूट्रॉन के नंबर में, तो इन्हीं दोनों, ये जो जोड़ करके आप जो वैल्यू लाओगे ना होगा, उसी वैल्यू पे डिपेंड करेगा एटॉमिक मास। क्या ये बातें क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ लेते हैं। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन मास इज वेरी स्मॉल, ये बात आप पहले कल के क्लास में भी पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसको इग्नोर कर दिए जाते हैं जनरली। और याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन के मास को me से दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन के मास को किससे दिखाइएगा? me से दिखाइएगा। और इसका एक वैल्यू होता है भाई 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्या ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सभी बच्चे याद रखिएगा। और आपको एक बात और अच्छे से याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, वो बहुत ही छोटा वैल्यू का होता है, बहुत ही छोटा वैल्यू का होता है, ये बात याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा इन डिटेल यहाँ पे आपको जानना चाहिए। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन का मास का वैल्यू अभी तुरंत आप पढ़े हो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर मैं प्रोटॉन की मास की बात करूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है भाई? सभी बच्चे बताएंगे 6.67 इंटू 10⁻27 kg हो जाते हैं सर। एक मजेदार बात ये जान लो कि न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है प्रोटॉन के मास के, और प्रोटॉन का मास किसके बराबर होता है सर? 6.67 इंटू 10⁻27 kg। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन के मास में 10⁻31 kg है। यहाँ थोड़ा सा मैथ पढ़ लो, 10⁻31 का मतलब हुआ 1/10⁻31, और 10⁻27 का मतलब हुआ 1/10⁻27, यानी कि एक को आप भाग दे रहे हो 10⁻27 से और एक को भाग दे रहे हो आप 10⁻31 से। तो देखो भाई, नीचे ज्यादा बड़ का वैल्यू यहाँ हो जाएगा, तो नीचे बड़ा वैल्यू तो ओवरऑल वैल्यू उतना ही छोटा हो जाएगा। इसलिए बोला गया कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना बहुत स्मॉल होता है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन के मास को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के तुलना में इग्नोर कर दिया जाता है। ये बात समझ में आया? कैसे नहीं इग्नोर किया जाएगा भाई? अंबानी के सामने हम लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो हम लोग का कोई वैल्यू रहेगा? वजूद भी रहेगा भाई। इसी प्रकार से यहाँ देख लो, प्रोटॉन का मास अंबानी समझ लो और इलेक्ट्रॉन को मास को कुछ नहीं समझो भाई, आम इंसान समझ लो, तो इग्नोर कर दिए जाएंगे कि नहीं? वही बात यहाँ पे है भाई। अब थोड़ा सा हम फिर से इन डिटेल यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा है? इट इज यूजुअली ए डेसिमल वैल्यू बिकॉज इट इज वेटेड एवरेज ऑफ आइसोटोप। सही बात है, ये डेसिमल वैल्यू में आता है। देखो ना भाई, ये डेसिमल वैल्यू में इलेक्ट्रॉन का मास होगा कि नहीं? या दरअसल ऐसे देख लो, एटॉमिक मास किसी का भी निकालोगे ना, तो जब अगर आइसोटोप का रहेगा, ध्यान से भाई, अगर कोई एटम आइसोटोपिक फॉर्म में नेचर में पाया जाता होगा तो उस आइसोटोपिक फॉर्म वाले एटम का जो एटॉमिक मास होगा ना डेसिमल वाला होगा। क्या वाला होगा सर? डेसिमल, यानी कि दशमलव में आएगा। एक बात आपको एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूं, क्लोरीन को तो आप सभी बच्चे जानते होइएगा। क्लोरीन का अगर एटॉमिक मास आपको याद कराए होंगे आपके सर लोग, तो याद होगा 35.5 होता है। कितना होता है सर? 35.5 होता है। दशमलव को इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल। अब इधर फोकस होके ध्यान से सुनिएगा। बुआ, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना आया? 35.5। आप कंसेप्ट क्या सीखे हो? तो सर जो आइसोटोप का मुझे एटॉमिक मास चाहिए होगा ना, तो दरअसल आइसोटोप के एटॉमिक मास एवरेज करके निकाले जाते हैं। ऐसे करके लिख लो बुआ रे, ऐसे करके लिख लो सही बच्चे। आइसोटोप का एवरेज ऐसे लिखो भाई, आइसोटोप अपने भाषा में लिखो, आइसोटोप का एटॉमिक मास, आइसोटोप का एटॉमिक मास एवरेज करके निकाला जाता है। ऐसे करके लिख लो, एवरेज करके निकाला जाता है। आइसोटोप का एटॉमिक मास एवरेज करके निकाला जाता है। ये सभी बच्चों को याद रखना है। जैसे ही हम एवरेज करके निकालेंगे तो जो भी आइसोटोप का एटॉमिक मास होगा दशमलव में आ जाएगा। इस कारण से पॉइंट, इस कारण से डेसिमल में आता है। इस कारण से डेसिमल वैल्यू में एटॉमिक मास आपको देखने को मिलेगा आइसोटोप वाला। चलो भाई, इस पेज का पूरा कहानी आपको आई थिंक समझ में आया होगा। भाई पॉज करके इसको नोट कर लीजिए ताकि यहाँ से बनने वाले एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाए। मैं कुछ सेकंड के लिए साइड होता हूँ, वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। अब देखो बुआ, आगे बढ़ते हैं।
अब की बारी जो है ना, अब की बारी जो है ना, देखो भाई अब की बारी किसकी है सर, एग्जाम्पल का। जैसे देखो भाई कार्बन का आपसे पूछ दे कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, आप सबको पता है सर कार्बन का एटॉमिक मास। वैसे तो भाई एलिमेंट कोई भी होता है उसका तीन चीजें होता है, पहला सिंबल, दूसरा एटॉमिक नंबर, तीसरा एटॉमिक मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास आप सबको पता है 12 होता है, लेकिन जब मुझे एटॉमिक मास स्पेसिफिक करके विशेष रूप से एटॉमिक मास को दिखाना होगा तो एक यूनिट के साथ दिखाना होगा। और आप सबको पता है एटॉमिक मास को जब हम मेजर करते हैं तो किस यूनिट में मेजर करते हैं, AMU यूनिट में मेजर करते हैं। किसमें सर, एटॉमिक मास यूनिट वाले यूनिट में मेजर करते हैं। और एटॉमिक मास यूनिट को आज के जमाने में स्मॉल यू से दिखाते हैं। ये सबको क्लियर है ना। अब यहाँ देखो कार्बन का अगर एटॉमिक मास आपको चाहिए तो वैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12, आप सभी बच्चे पढ़ते आए हो, लेकिन जब एटॉमिक मास लिखेंगे तो यूनिट लाना होगा। यूनिट यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉल यू। बहुआ इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यू के जगह पे हम AMU भी रख सकते हैं, क्योंकि जिसको हम यू बोलते हैं, यू का मतलब यूनिफाइड मास, उसी को हम क्या बोलते हैं सर, AMU भी बोलते हैं। क्या ये बातें सबको समझ में आया। अब देखो भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखना है तो एटॉमिक मास को कभी भी लिखेंगे तो किसमें सर, यूनिट के साथ लिखेंगे। और एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है सर, AMU या नहीं तो यू। तो देखो भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, इसका यूनिट आ गया यू। तो इस प्रकार से हम दिखाते हैं। हाइड्रोजन का सर क्या 1U हो जाएगा। अब नोट पॉइंट में आपको क्या बताया गया है, यानी कि मेन पॉइंट तो यही है, एटॉमिक मास होता क्या है सर, एटॉमिक मास इक्वल टू वेटेड एवरेज ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग आइसोटोप। एकदम सही बात बोला गया है कि भाई नेचर में जितने भी टाइप के आइसोटोप पाए जाते हैं ना, हर एक आइसोटोप के एटॉमिक मास का एवरेज निकाल के मुझे एटॉमिक मास मुझे एटॉमिक मास मिलता है किसी आइसोटोप वाले एलिमेंट का। फिर से रिपीट करता हूं भाई, नेचर में मान लो कोई आइसोटोप पाया जाता है, उस आइसोटोप का जो एटॉमिक मास होगा यानी कि मास नंबर होगा, उसको मिला के मुझे एवरेज निकालना होता है। और उस एवरेज निकालने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिलता है, दरअसल वही रिजल्ट उस आइसोटोप का एटॉमिक मास कहलाता है। क्या ये बात क्लियर हुआ, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। और सबसे मजेदार बात बताते हैं भाई, इसका एक सेपरेट कंसेप्ट है, इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है जो मैं इसी लेक्चर में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो आप लोग घबराओ नहीं इस लाइन को लेके, अभी इस लाइन का रियल फीलिंग अभी तुरंत कुछ मिनट बाद आपको मिलेगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, वीडियो को पॉज करिए और ये वाला पूरा कंसेप्ट नोट करिए। अब देखो, अब मैं अगला कंसेप्ट पे चलता हूं। अगला कंसेप्ट क्या है सर, मोलेक्यूलर मास का। किसका सर, मोलेक्यूलर मास का। अभी तक हम लोग एटॉमिक मास को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग मोलेक्यूलर मास देखते हैं। देखो भाई मोलेक्यूल सबसे पहले डिफाइन करो, कहेंगे किसको, तो सर सिमिलर टाइप के जब एक से ज्यादा एटम होगा तो उसको मोलेक्यूल कह देंगे। ऐसे देखो भाई, थोड़ा सा ये बहुत बेसिक बात है, 9th-10th की बातें हैं, लेकिन बताना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। जब देखो सिमिलर टाइप का, ऐसे लिखो भाई, सिमिलर टाइप का, सिमिलर टाइप का एक से ज्यादा एटम जहां हो, सिमिलर टाइप का एक से ज्यादा एटम, सिमिलर टाइप का एक से ज्यादा एटम हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, मोलेक्यूल बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे लाडलो, मोलेक्यूल बोल देंगे। जैसे कि देखो भाई, अगर हम ओजोन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ओजोन की, तो ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। आप इसमें देख के बताइएगा कि यहाँ ऑक्सीजन ही है, यानी कि सिमिलर टाइप का है, लेकिन नंबर कितना है, 3 नंबर में है। यानी कि सिमिलर टाइप का एक से ज्यादा एटम हो, यहाँ ऑक्सीजन ही है, यानी कि सिमिलर टाइप का ही है, लेकिन एक से ज्यादा यानी कि कितना नंबर में है, 3 नंबर में, तो हम O3 को मोलेक्यूल बोल देंगे। इसी प्रकार से अगर मैं हाइड्रोजन गैस लिखने बोलूं तो H2 आप लिखोगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यानी कि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा एटम है, लेकिन सिमिलर टाइप का है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये मोलेक्यूल कैटेगरी में आएगा। अब हुआ आपका एक मिथ मैं आज दूर कर देता हूं, मोलेक्यूल और कंपाउंड में अंतर भी बता दीजिए सर, लगे हाथों। तो देखो भाई, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, सही बच्चे देखेंगे तो कंपाउंड में दरअसल क्या होता है ना, एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। कंपाउंड में भी एक से ज्यादा एटम ही होता है, लेकिन वहां ये मैंडेटरी नहीं है कि भाई सिमिलर टाइप का हो। कंपाउंड का मतलब ही होता है कि एक से ज्यादा टाइप का
एटम वहां अवेलेबल हो एक से ज्यादा नंबर में, नंबर ऑफ एटम भी एक से ज्यादा होगा और टाइप भी एक से ज्यादा होगा। जैसे कि मान लो वाटर, जल ही जीवन है, क्या करोगे वाटर के लिए? H2O फॉर्मूला लिखोगे। बुआ तुम यहाँ पे बताओ तो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है लेकिन 2 के नंबर में है। हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 2। और एक अगला अलग टाइप का ऑक्सीजन भी तो है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? कंपाउंड के कैटेगरी में आएगा। ये बात आप सबको मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से अब क्लियर हुआ होगा कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या अंतर है। जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब हम भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मोलिकुलर मास की ओर। मोलिकुलर मास क्या होता है? अभी सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। तो आपको ये बात पता चला है कि मोलिक्यूल में सर एक से ज्यादा एटम होता है, ठीक है भाई। अब हम आपको ऐसे ऐसे करके पूछते हैं कि मेरे पूरे बॉडी का वेट अभी फिलहाल कितना है, तो आप क्या बोलोगे? सर चश्मा का वेट, आपके ओरिजिनल बॉडी का वेट, कपड़ा का वेट, जूता चप्पल जो भी पहने हैं, घड़ी जो पहने हैं, इन सब के वेट को जोड़ोगे तब ना मेरा अभी ओरिजिनल टोटल वेट निकलेगा। इसी प्रकार से मोलिकुलर मास को समझ लीजिए। बुआ मोलिकुलर मास को समझने के लिए हम अपने भाषा में आपको एक बात समझाते हैं। मोलिक्यूल के मास को मोलिकुलर मास बोलना है। सबसे पहली बात, मोलिक्यूल के मास को क्या बोलना है? मोलिकुलर मास बोलना है। अब मोलिक्यूल पे चलते हैं। मोलिक्यूल किसको कहे थे? जब सर एक से ज्यादा एटम एक ही टाइप का रहेगा उसको मोलिक्यूल बोले थे। तो भाई मेरे एक से ज्यादा एटम है तो सभी एटम के मास को जब जोड़ देंगे तो क्या वही मोलिक्यूल का मास नहीं दे देगा? वही बात तो यहां समझना था सर जितने भी एटम अवेलेबल है मोलिक्यूल में, सभी एटम के मास को अगर हम जोड़ देते हैं ना तब जो मास मिलता है उसी को मोलिकुलर मास बोल देंगे। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो भाई मोलिकुलर मास को हम अपने भाषा में क्या लिखना चाहेंगे? तो सर मोलिकुलर मास को अगर मैं अपने भाषा में लिखना चाहूं तो सर मोलिक्यूल के मास को मोलिकुलर मास कहेंगे। लो ऐसे लिखो, मोलिक्यूल के मास को मोलिकुलर मास बोला जाएगा। मोलिक्यूल के मास को मोलिकुलर मास बोला जाएगा। ये बात क्लियर हुआ? हाँ सर ये बात क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ लो बब्बा। तो मोलिक्यूल के मास, मोलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम होगा और जितने एटम होंगे सभी एटम के मास के सम को हम मोलिकुलर मास बोल देंगे। अब क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम। सही बात है भाई, सभी एटम के एटॉमिक मास का जो सम होगा, सम का मतलब जो जोड़ होगा सर, उसी को हम क्या कह देंगे? मोलिकुलर मास कह देंगे। ये बात क्लियर हुआ क्या? अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। बस एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो हम बात करते हैं CO2 का और आपको निकालना है CO2 का मोलिकुलर मास। आपको क्या निकालना है? CO2 का मोलिकुलर मास निकालना है। तो अभी तुरंत आप क्या समझे थे? सर CO2 को बनाने में कौन कौन एटम लगा है? तो आप ही बताओ तो बउआ। सर एक एटम लगा है कार्बन का। सर एक एटम कार्बन का लगा है, 2 एटम लगा है ऑक्सीजन का। ये बात तो आप बताया हो ना अभी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सर जब एक एटम कार्बन का लगा है, 2 एटम ऑक्सीजन का लगा है, तो सर टोटल मास कितना होगा? तो आप बताओगे ना सर। एक कार्बन का मास ले लीजिए सर, 12 होता है सर। 2 ऑक्सीजन का मास लेना होगा सर क्योंकि 2 एटम है। एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है तो 2 का कितना होगा सर? 32 होगा। तो अब आप क्या यहाँ पे पढ़े हो? सभी एटम के एटॉमिक मास के जोड़ को मोलिकुलर मास बोलते हो। देखो सर यहाँ सभी एटम में कौन कौन था सर? एक कार्बन था, 2 ऑक्सीजन था। तो जब एक कार्बन के मास को 2 ऑक्सीजन के मास को जोड़ देंगे तब जो मिलेगा उसी को ना मोलिकुलर मास बोले हैं। हाँ सर कितना आएगा? 2 2 4 3 1 4 यानी कि 44 आ गया। कितना आ गया सर? 44 आ गया, 44 आ गया। अब आपको एक बात और अच्छे से याद रखना है। जैसे एटॉमिक मास को डिनोट करते थे, मेजर करते थे एटॉमिक मास यूनिट या नहीं तो स्मॉल यू के फॉर्म में, इसी प्रकार से मोलिकुलर मास को भी हम मतलब मेजर करेंगे एटॉमिक मास यूनिट या नहीं तो स्मॉल यू के रूप में बउआ। तो यहाँ भी यूनिट क्या आ जाएगा? या तो स्मॉल यू आ जाएगा या नहीं तो स्मॉल यू के जगह पे कहीं कहीं पे AMU भी देखने को मिलेगा। तो घबराने का कोई जरूरत ही नहीं है। क्या इतना बात क्लियर हुआ? आपको आज के बाद से मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास में जितना भी कंसेप्ट है सब कुछ क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं बउआ एटॉमिक मास यूनिट के बारे में, और ये बड़ी बढ़िया से आपको पढ़ना होगा क्योंकि ये बड़ी शानदार कंसेप्ट है बउआ रे। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है सर?
एटॉमिक मास यूनिट को ही हम AMU या नहीं तो स्मॉल यू बोलते हैं। याद रखना है स्मॉल यू का एक नाम होता है सर यूनिफाइड मास। सभी बच्चे बताएंगे स्मॉल यू का क्या नाम होता है सर? यूनिफाइड मास नाम होता है। डिफिनीशन क्या होता है सर एटॉमिक मास यूनिट का? अब इधर फोकस करके सुनिए सर, एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? तो 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कहने का मतलब एटॉमिक मास यूनिट को ऐसे देखो बउआ, एटॉमिक मास यूनिट होता क्या सर? 1 AMU बराबर क्या होगा? तो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। देखो कार्बन 12 के मास का जब 1/12 भाग निकालोगे ना, जब 1/12 भाग निकालोगे ना, तब जो वैल्यू आएगा, यही वैल्यू किसका आ जाएगा सर? AMU का वैल्यू आ जाएगा। जब भाई मेरे, जब आप AMU का वैल्यू निकालोगे तो आप सबको एक वैल्यू याद रखना है, उसका वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम हो जाता है। आपको कुछ याद रहे ना रहे भाई, ये सारा का सारा मेन कंसेप्ट है, ये जरूर याद रहना चाहिए। AMU का वैल्यू कितना हुआ सर? 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम हो जाएगा। अगर यही चीजें मुझे केजी यूनिट में चाहिए होता तब क्या करते सर? तो एक AMU का वैल्यू याद रखना होता 1.66 इंटू 10 के पावर -27 kg। क्या इतना बात याद रख लेंगे? क्या इतना बात आप सभी बच्चे याद रख लेंगे क्या? अब थोड़ा सा मैं और अगला कंसेप्ट पे ले चलता हूं। अगला कंसेप्ट क्या है सर? देखेंगे सभी बच्चे। देखो भाई, डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुका है। अब देखो भाई, एक यू बोलो या एटॉमिक मास यूनिट बोलो, ये क्या सर? केजी यूनिट में कितना हो जाएंगे? 1.66 इंटू 10 के पावर -27। ये ऑलरेडी अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो भाई, सही बच्चे देखेंगे, जिसको आप एटॉमिक मास यूनिट कहते हो ना, उसको डाल्टन भी कहोगे। उसको क्या और कह सकते हो? डाल्टन भी कह सकते हो। एटॉमिक मास यूनिट को और क्या कह सकते हैं? डाल्टन के नाम से भी जान सकते हैं। देखो, यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल मास ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। ये एटम और मॉलिक्यूल के बहुत छोटे मास को मेजर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल कब किया जाता है? तो जब हुआ रे एटम या मॉलिक्यूल का बहुत छोटा मास को मेजर करना होगा ना, जब एटम या मॉलिक्यूल के बहुत छोटा मास को मेजर करना होगा ना, तो आप किसका इस्तेमाल करिएगा? एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल करिएगा। अब देखो भाई, ये केमिस्ट्री के कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देता है। ये बात भी समझ में आ गया क्या? ये बात भी समझ में आ गया क्या? अब थोड़ा मैं आगे बढ़ लेता हूं। क्वेश्चन का आंसर अब आपको देना है। देखो भाई, एटॉमिक मास रेफर्स टू, एटॉमिक मास आप किसको कहिएगा? अभी तुरंत में पढ़े थे सर, मास ऑफ 1 एटम को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम। बुआ रे, एटॉमिक मास किसको कह के आए हो? एटॉमिक मास आप किसको कह के आए हो? तो सर मास ऑफ 1 एटम को, सर मास ऑफ 1 एटम को हम एटॉमिक मास कहते हैं। अच्छा, 1 एटम के बदला में कहीं कहीं पे n एटम भी लिखा रहे तो घबराओगे नहीं ना यार। n एटम का मतलब ही तो वही होता है एक एटम। तो मास ऑफ n एटम को हम क्या बोल देंगे सर? एटॉमिक मास बोल देंगे। यह बात क्लियर हुआ? पॉज करके नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बुआ। स्टैंडर्ड यूनिट, देखो भाई, आपसे सबसे स्टैंडर्ड यूनिट पूछा गया है एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है? अभी तुरंत आप सभी बच्चे पढ़े हो सर, जब एटॉमिक मास के बारे में बोला जाए या मोलिकुलर मास के बारे में बोला जाए तो उसका यूनिट क्या होता है सर? या तो AMU होगा या नहीं तो स्मॉल यू होगा। जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे। एटॉमिक मास किसका सर? एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास। एटॉमिक मास या मोलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास या मोलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होगा सर? एटॉमिक मास या मोलिक्यूलर मास का यूनिट या तो भाई मेरे, या तो AMU होगा या नहीं तो स्मॉल यू होगा। ये बात याद रखिएगा।
स्टैंडर्ड यूनिट क्या हुआ सर एटॉमिक मास का? एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी आंसर हो जाएंगे। सबको बात पता चल गया। अब आगे बढ़ लेते हैं भाई। अब देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, भाई मेरे 1 AMU किसके बराबर होता है? ऐसा करके ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, घबराना नहीं। तो अभी तुरंत ना पढ़ के आए हो। AMU बराबर होता है सर 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। अरे घबराइएगा नहीं भाई C12 देख के। अरे भाई कार्बन का 3 आइसोटोप होता है। एक आइसोटोप का नाम होता है C612, एक आइसोटोप का नाम होता है C613, एक का नाम होता है C614। इसमें से इसका जिक्र किया जा रहा है। ये जो कार्बन 612 है ना भाई, ये वाला आइसोटोप, इसी के बदले में लिख दिया गया है कार्बन 12। ये बात क्लियर हुआ क्या? पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करिए और नोट करिए। तो बता दो भाई 1 AMU बराबर क्या पढ़े हो सर? तो सर 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 पढ़े हो। कहाँ है आंसर? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। ये बात क्लियर है ना भाई? अरे ये बात सबको क्लियर है ना? अब हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने को तैयार हो क्या BUHS JET के धुरंधरों? भाई मेरे जितना भी टेंशन है सारा टेंशन को बुला दो। आपका टेंशन का एकमात्र समाधान है S2 विजन। S2 विजन के साथ जुड़िए और जितने भी आप अपने मित्र को जानते हैं जिनको BUHS JET 2026 वाला एग्जाम देना है, वहां तक देरी नहीं करना भाई, जल्दी से चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भाई एग्जाम निकले, है ना? अब तो आप लोगों में कंपटीशन कुछ नहीं ना है यार, अब तो सब कॉलेज पहुंच गए हो ना। कॉलेज पहुंचने के बाद ये बिहार सरकार वाला एग्जाम देना है ना भाई, दे दो ना यार, अपने अपने दोस्तों को शेयर करके पहुंचा दीजिए ताकि उनका भी तैयारी करना आसान हो जाएगा। हाँ भाई, इस पूरे लेक्चर से रिलेटेड PDF नोट्स आपको हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है? टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा, उसको ज्वाइन कर लेना, PDF नोट्स मिल जाएंगे आपको। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मोलिकुलर मास इज कॉल्ड, अच्छा मोलिकुलर मास इज कैलकुलेटेड बाय, मोलिकुलर मास किसके द्वारा कैलकुलेट किए जाते हैं? आप सबको पता है सर, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे सभी एटम के मास के सम को हम क्या बोल देते हैं? मोलिकुलर मास बोल देते हैं। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे सभी एटम के मास के सम को हम क्या कह देंगे? मोलिकुलर मास कह देंगे। भाई लिख लो अपने भाषा में, मोलिकुलर मास किसको कहते हो आप? मोलिकुलर मास किसको कहिएगा? मोलिकुलर मास किसको कहिएगा? एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है, सभी एटम के एटॉमिक मास के जोड़ को, सभी एटम के एटॉमिक मास के सम को, सभी एटम के एटॉमिक मास के सम को हम क्या कहेंगे सर? सभी एटम के एटॉमिक मास के सम को मोलिकुलर मास कहेंगे, मोलिकुलर मास कहेंगे। यही बात तो आपको याद रखना है। क्या कहेंगे सर? मोलिकुलर मास कहेंगे। ये बात क्लियर हुआ? हाँ सर। अब बता दो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एडिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन, गलत बात सर। एडिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, गलत बात सर। एडिंग एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन ए मोलिक्यूल, यस सर। एडिंग का मतलब होता है जोड़ना, सम करना। किसको सम कर रहे हो सर? एटॉमिक मास को सम कर रहे हो। किसके एटॉमिक मास को? सभी एटम के एटॉमिक मास को जो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। ये बात क्लियर हुआ? अब मैं आगे बढ़ लेता हूं भाई। अब आगे बढ़ लूं, अगला क्वेश्चन क्या है सर? मोलिकुलर मास निकालना है NH3 का। देखो भाई NH3 को बनाने में एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन लगा है। एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है सर? 14 होता है। 3 हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा सर, 17 होगा। और मोलिकुलर मास चाहिए ना, क्या चाहिए सर? मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास को मेजर करते हैं एक यूनिट में, उस यूनिट का नाम या तो AMU होगा या नहीं तो सर स्मॉल u होगा। तो बता दो क्या आंसर हो जाएगा सर? सर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ सबका? ये बात सबको क्लियर है? आगे बढ़ लें। देखो भाई जल्दी से पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब आगे अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन, यहाँ तो कंसेप्ट आ गया भाई। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम इन डिटेल अपने से समझा देते हैं। देखो भाई अब हम लोग मोल कैलकुलेट करने पे जाएंगे। किस पे सर? मोल कैलकुलेट करने पे जाएंगे। मोल कैलकुलेट करने से पहले आप ये जान लो,
एक मोल में कितना होता है सर पार्टिकल, तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होता है। ये सभी बच्चे याद रखिएगा। सर एक मोल बराबर कितना पार्टिकल, जल्दी से जवाब दो। 6.022 गुने 10⁻23 पार्टिकल। एक मोल बराबर 6.022 गुने 10⁻23 पार्टिकल होता है, ये बात याद रख लीजिएगा। वेरी गुड। अब मैं बात करता हूं, ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना 6.022 गुने 10⁻23, दरअसल इसी नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। लिख लो भाई, इसी नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है। एवोगाड्रो नंबर भी बोला जाता है। इसी नंबर को क्या बोला जाता है सर, एवोगाड्रो नंबर भी बोला जाता है। ये बातें समझ में आई क्या? हाँ भाई, एवोगाड्रो नंबर को हम लोग Na से दिखाते हैं। एवोगाड्रो नंबर को किससे डिनोट करते हैं, Na से। यानी कि आज के बाद से याद रखिएगा 1 Na बराबर होते हैं सर 6.022 गुने 10⁻23। ये बात याद रख लेना। ये बात सबको याद हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं भाई, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट करिए, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। क्या कंसेप्ट है सर, देखिए सर, अब मुझे भाई कहीं पे केस 1 या ऐसे करके देखो, अगर मास गिवन हो, लिखो ऐसे करके, अगर मास इन ग्राम यूनिट, अगर मास गिवन हो, अगर मास किस यूनिट में सर, ग्राम यूनिट में गिवन हो, यानी कि दिया हुआ हो, और नंबर ऑफ मोल निकालना हो, वह नंबर ऑफ मोल को हम लोग स्मॉल n से दिखाते हैं। अगर मास इन ग्राम गिवन हो और नंबर ऑफ मोल निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल होता है सर मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम जो गिवन होता है ना, उसको डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से, और यही क्या निकाल के दे देता है सर, नंबर ऑफ मोल निकाल के दे देता है। अरे मोलर मास होता क्या है सर, मोलर मास को एग्जांपल से समझ लीजिए सर, मोलर मास को एग्जांपल से समझिए। अगर मैं आपसे पूछ दूं सोडियम का मोलर मास, किसका सर, सोडियम को हम शॉर्ट में लिखते हैं Na, यानी कि सोडियम का सिंबल होता है Na। सोडियम का मोलर मास को हम mm लिख देते हैं। सोडियम का मोलर मास कितना होगा, आपका क्या जवाब जाएगा सर, सोडियम का वैसे एटॉमिक मास कितना होता है, सभी बच्चों को याद होना चाहिए, 23 होता है सर सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। जब आप एटॉमिक मास को ग्राम यूनिट के साथ लिख देंगे तो वही मोलर मास हो जाएंगे। लिख लो बुआ रे, पेन का कलर चेंज करना होगा क्या, लो भाई आपके लिए पेन का कलर चेंज हुआ, और लिखो भाई, जब एटॉमिक मास को लिखो अपने भाषा में, ये समझने वाली बात है तो अपने भाषा में चलेगा। जब एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दोगे, जब एटॉमिक मास को ग्राम में लिखेंगे तो वही हो जाएगा मोलर मास। ग्राम में लिखेंगे तो वही क्या हो जाएंगे सर, मोलर मास हो जाएंगे। क्या ये बातें समझ में आया? अब यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया था, सोडियम के बारे में। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। जब आप इसी को ग्राम में लिख देते हो, जब आप इसी को ग्राम में लिख देते हो तो क्या हो जाएगा सर, यही हो जाएगा मोलर मास किसका, सोडियम का। ये बात क्लियर है? अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अगर मान लो CO2 का बाबू मोलर मास, इसका अगर मोलर मास पूछ लेता तो हम क्या करते, कुछ नहीं सर जैसे एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हो तो मोलर मास हो जाता है, उसी प्रकार से सर मॉलिक्यूल के मास को, यानी कि मॉलिक्यूलर मास को जब ग्राम में लिखेंगे तो भाई वो भी मोलर मास हो जाएगा। तो बताओ सर इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 32 12 44। जब आप इसी को ग्राम में लिख देते हो यही हो जाएगा मोलर मास। इतना बात क्लियर हुआ और ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। फॉर्मूला याद रहेगा क्या, तो सर नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये बात क्लियर हुआ? पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको पॉज करिए, नोट करिए। अब थोड़ा सा हम अगला कंसेप्ट पे चलते हैं भाई। देखो अब ये तो हुआ कि अगर मास गिवन रहे और नंबर ऑफ मोल निकालना हो तब ये फॉर्मूला लगा देंगे। एक और कंसेप्ट होता है, अगर नंबर ऑफ एटम, देखो भाई अगर नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन, अगर नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हो, अगर नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हो और मुझे नंबर ऑफ मोल चाहिए, और मुझे नंबर ऑफ मोल निकालना पड़े, और मुझे नंबर ऑफ मोल निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े सर, नंबर ऑफ मोल
निकालना पड़े तब हम क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ मोल के लिए स्मॉल n का यूज करते हैं। नंबर ऑफ मोल का यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा सर, नंबर ऑफ एटम दिया रहेगा तो नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय 6.022 गुने 10 के पावर 23। एटम दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मोल का ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर बउआ मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मोल का ये फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। ये बात याद रख लेना। अगर मॉलिक्यूल का नंबर देके नंबर ऑफ मोल पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर एटम का नंबर देके नंबर ऑफ मोल पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। इतना बात क्लियर हुआ क्या? अब इस फॉर्मूला को जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ लेते हैं बउआ, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखो भाई, अब एक कंडीशन आएगा, अब एक कंडीशन और आएगा सर, लेकिन ये कंडीशन ओनली गैस के लिए होगा, ये ओनली गैस के लिए अप्लीकेबल होगा, केवल व केवल गैस के लिए अप्लीकेबल होगा। क्या कंडीशन है सर? तो ध्यान से सुनिएगा सर, कहीं पे आपको STP या NTP लिखा मिले, STP या NTP लिखा मिले, आज के ही लेक्चर में आप STP और NTP को आज से 15 साल पहले हम क्या कहते थे वो पढ़ोगे, बट आज के जमाना में अभी वाला प्रेजेंट टाइम में STP और NTP दोनों एक ही चीज है। तो भाई STP को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP को बोल देते हैं भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ध्यान से सुनिएगा सही बच्चे। और NTP को क्या बोलते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या बोलते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सही बच्चे, यहां से नोट कर लीजिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और आज के जमाना में STP बोले या NTP बोले, दो वैल्यू याद रखना है बुआ। देखो STP का भी मतलब होता है एक टेम्परेचर एक प्रेशर, NTP का भी मतलब होता है टेम्परेचर और प्रेशर। तो आज के बाद से एक वैल्यू याद रख लेना, चाहे STP बोले या NTP बोले, टेम्परेचर का वैल्यू भाई 273 केल्विन याद रख लेना, और भाई प्रेशर का वैल्यू 1 atm याद रख लेना। बस यही चीज याद रख लेना आपसे बच्चे, ठीक है। हम आगे बढ़ लेते हैं। हाँ भाई देखो, तो अगर STP या NTP कंडीशन रहे और वो केवल गैस रहे, इस केस में नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ मोल मैं निकाल सकता हूं। ये बात समझ में आया? कंडीशन क्या है सर? तो सर केवल गैस होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है सर? STP या NTP लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में STP या NTP लिखा रहे, अगर क्वेश्चन में केवल गैस का जिक्र हुआ रहे, जैसे ही ये दोनों चीज दिखे और आपको नंबर ऑफ मोल निकालने का टेंशन बढ़ा दे, तो नंबर ऑफ मोल निकालने का टेंशन आपको नहीं होना चाहिए। बस ये फॉर्मूला अगर याद रखते हो तो। ये बात क्लियर हुआ? अब हम यहाँ से क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स आर। देखो हाउ मेनी मोल्स का ये मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल। हाउ मेनी मोल का मतलब कितना मोल, कितना मोल का मतलब नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल निकालना है भाई, नंबर ऑफ मोल को हम स्मॉल n से दिखाते हैं। नंबर ऑफ मोल निकालना है सर, किसमें सर? तो प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2। जैसे ही आप यहाँ पे 44 ग्राम पढ़े हो, आज के बाद से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ग्राम टर्म चाहे सिंपल ग्राम रहे या किलोग्राम रहे या मिलीग्राम रहे या माइक्रोग्राम रहे, ग्राम दिखा दिमाग में दोहरा लेना कि वो मास दिया हुआ है। ये बात क्लियर हुआ? तो वो अरे 44 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि यहाँ पे सर मास इन ग्राम ऑफ CO2 दिया हुआ है। मास इन ग्राम ऑफ CO2 दिया हुआ है। कितना सर? 44 ग्राम। अभी तुरंत ना कंसेप्ट पढ़े थे, अगर सर मास देके नंबर ऑफ मोल निकाला जाए, देखो भाई कंसेप्ट से आपको रूबरू करवाते हैं। क्या कंसेप्ट था सर? देखिए यहाँ पे, अगर मास इन ग्राम गिवन हो और नंबर ऑफ मोल निकालना हो, यही ना कंसेप्ट था। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास का कंसेप्ट अप्लाई करते थे। देखो बउआ रे, यहाँ यही फॉर्मूला लगा दोगे कि नहीं? नंबर ऑफ मोल बराबर सर मास इन ग्राम। कितना है मास इन ग्राम? 44 सर, डिवाइडेड बाय मोलर मास होता था। मोलर मास किसको कहते हैं? मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में बदल दो, मोलर मास हो जाएगा। सर मॉलिक्यूल कौन है? CO2। इसका सर मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? कार्बन का होता है सर 12 और ऑक्सीजन का 32। 12 32 कितना? 44। आप जब इसी मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दोगे तो सर क्या हो जाएंगे? मोलर मास। देखो ये भी ग्राम में, नीचे मोलर मास भी ग्राम में, संयोग से दोनों कैंसिल हो गए। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि आप क्या निकाले थे? नंबर ऑफ मोल निकाले थे। जल्दी बता दो क्या आंसर हो जाएगा सर? तो सर आंसर बी हो जाएगा। ये बात समझ में आया क्या? अब हम इसको भी भाई बोलेंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए।
आप एग्जाम तक जो हम यहाँ बता रहे हैं इसी क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा भाई, इसी से आपका कल्याण होने वाला है। S2 विजन जो भी चीजें आपको प्रोवाइड करवाएगा ईमानदारी से, अब रिमेनिंग के 7-8 दिनों में ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना के सिलेक्शन हो जाएगा भाई। अब देखो, अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन। देखो फिर से वही बात, हाउ मेनी मोल्स का मतलब सर नंबर ऑफ मोल मेरे से पूछा गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ O2। अरे O2 जैसे ही पता चला, O2 को क्या बोले हो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नेचर में कैसे होता है, सॉलिड स्टेट में तो नहीं होता है सर। हम ऑक्सीजन को सांस लेते हैं, ऐसे करते हो भाई, इनहेल करते हो। अब तुम ही बता दो, सॉलिड रहेगा तो सांस ले पाओगे क्या? नहीं सर, हम सांस लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन नेचर में कैसे में रहता है सर, गैस स्टेट में रहता है। क्या कंडीशन पढ़ाए थे, अगर गैस हो, अगर एसटीपी या एनटीपी में से कुछ भी लिखा रहे क्वेश्चन में, अगर गैस हो और एसटीपी या एनटीपी में से कुछ भी लिखा हो क्वेश्चन में, तो मुझे नंबर ऑफ मोल निकालने का एक ही फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है सर वॉल्यूम इन लीटर। क्या सर, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अरे वॉल्यूम इन लीटर कैसे पता चला कि 11.2 लीटर लिखा है? लीटर किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का होता है ना भाई। तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 11.2 लीटर। दे दो भाई 11.2 लीटर, डिवाइड कैसे करेंगे फॉर्मूला में, 22.4 लीटर से। देखो भाई लीटर से लीटर कैंसल, ये दोनों होगा क्या, 1/2 निकल के दे देगा। क्या भाई 1/2। अब जब 2 से 1 में भाग दोगे तो सर 0.5 आएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ये बात समझ में आया क्या? अब थोड़ा आगे बढ़ लें, पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं वो अगला क्वेश्चन पे, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ H2O। देखो भाई, अभी आपको एक और कंसेप्ट बताए थे, अगर नंबर ऑफ एटम दिया रहे तब अगर नंबर ऑफ मोल निकालना बोला जाए तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय 6.02 × 10⁻23। अगर नंबर ऑफ मोलिक्यूल दिया रहे तब नंबर ऑफ मोल निकालना होता था तो उसका फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। अब यहाँ पे फोकस होकर सुनिए, H2O को जैसे ही देखे, H2O सर मोलिक्यूल के कैटेगरी में आएगा। किसके कैटेगरी में, मोलिक्यूल के कैटेगरी में। तो सर यहाँ जो फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल का, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23। अब तुम ही बता दो भाई, n का मतलब नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है, 2, रख दो 2, यहाँ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितना मिलेगा, सही बच्चे बता देंगे फटाफट, जल्दी से कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बता दो कितना हो जाए सर, 2 × 6.022 × 10⁻23। जब आप इसको गुना करोगे तो 1.2, देखो भाई 12.044 × 10⁻23 आएगा। अब जब आप यहां से 1.2 करना चाहोगे तो 10⁻24 यहां करना होगा। अब कहां आंसर है भाई, 1.204 × 10⁻24। आंसर कहां हो जाएंगे भाई, बी आंसर हो जाएंगे। कहां पे हो जाएंगे, बी आंसर हो जाएंगे। ये बात समझ में आया क्या, सभी बच्चों को समझ में आया क्या? जल्दी से पॉज करके नोट करिए, अच्छे से समझना होगा भाई। यहां देखो, यहां से हिंट मिला था कि ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन सर, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। सर नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल को किससे दिखाते हो बउआ, स्मॉल n से दिखाते हो। किसमें कैलकुलेट करना है सर नंबर ऑफ मोल, 9 ग्राम ऑफ H2O में। अरे 9 ग्राम, जैसे ही ग्राम दिखा समझ में आ गया कि मास दिया हुआ है। जैसे ही ग्राम दिखा समझ में आ गया क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। अरे भाई मास दे के नंबर ऑफ मोल पूछा जाए, धड़ाक से एक फॉर्मूला लगा देंगे बउआ नंबर ऑफ मोल का। क्या होता है सर, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। यही ना फॉर्मूला पढ़ के आए सर, एकदम। अब देखो भाई, तो मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है, 9 ग्राम। अरे यार H2O है, इसका मोलर मास कितना होगा, तो 2 हाइड्रोजन का आंसर मास 2 होगा, 1 ऑक्सीजन का आंसर 16 होगा, 16 दूर कितना होगा 18। जब आप इसी को किसमें लिखोगे, ग्राम में लिखोगे। जब आप मोलिकुलर मास को ग्राम में लिख देते हो क्या दे देगा भाई, तो उसी वही मोलिकुलर मास को ग्राम में लिखने के बाद जो मुझे नंबर मिलता है ना, वही नंबर को मोलर मास कह देते हैं। अब बता दो मोलर मास यहाँ से कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 9 दूनी 18, यानी कि 1/2। 1/2 का मतलब कितना सर, 0.5। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर हुआ।
क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हुआ? आगे बढ़ लें, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए भाई। अब देखो अगला चीज क्या है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ कार्बन। देखो भाई कितना आसान चीज है, 0.5 मोल का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल दिया है 0.5, कार्बन है सर यानी कि एटम के बारे में दिया हुआ है। अभी तुरंत आपको पता चला है कि अगर एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहे और नंबर ऑफ मोल निकालना रहे तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे, नंबर ऑफ मोल बराबर होता था सर नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय, मतलब नंबर ऑफ एटम को भाग देते थे 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से। अरे भाई नंबर ऑफ मोल कितना वैल्यू दिया हुआ है 0.5, सर नंबर ऑफ एटम ही निकालने तो बोला गया है, कैसे पता चलेगा सर? हाउ मेनी एटम का मतलब क्या हुआ, कितना एटम, हाउ मेनी एटम का मतलब कितना एटम, कितना एटम का मतलब क्या, नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम ही निकालने तो बोला गया है, उसको रहने दो ना ऐसे ही, नंबर ऑफ एटम को ऐसे ही रहने दो। इसको भाग दे दीजिए आप 6.022 गुने 10 के पावर 23 से। अब देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो नंबर ऑफ एटम बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम बराबर हो जाएगा सर 0.5 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23। अब इसको भाग दोगे तो क्या आ जाएगा भाई, अप्रोक्सीमेट देखो 3 वाला कहाँ आंसर है 3, इसको भाग इसको गुना करो भाई 6.022 को 0.5 से गुना करो तो 3 वाला आंसर कहाँ पे है, देखो आंसर 1। कैलकुलेट करोगे अगर आप दशमलव वाला कैलकुलेट, थोड़ा लेंदी चला जाएगा लेकिन बता देते हैं भाई, बहुत बच्चा का माथा भी घूम गया होगा। देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, यहाँ कितना होगा सर 1 यहाँ आ जाएगा 6 5 30। अब क्या करना है सर, दशमलव के बाद इधर कितना डिजिट है 1 2 3, दशमलव के बाद इधर कितना डिजिट है 1, यानी कि ऊपर 3 नीचे 1, टोटल कितना सर 4 डिजिट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 गो डिजिट गिनेंगे 1 2 3 4 और यहाँ एक 4 डिजिट तक दशमलव थाना ऊपर में भाई, तो 4 डिजिट के बाद दशमलव रख देंगे, वही अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कितना आया 3.0110, इतना आया ना भाई इसको गुना करने के बाद। और इसके बदले इसके बाद क्या था सर, इसके बाद था सर 10 के पावर 23। ऐसा आंसर कहाँ पे है, आंसर 1 में है। लेकिन हम आपको भाई कम टाइम में बताने का तरीका, आपको भी पता था जब इसको गुना करोगे अप्रोक्सीमेट 3 के लगभग में आएगा, 3 के लगभग में एक ही वो ऑप्शन था, उसको मार दो निकल जाओ, टाइम बचा लोगे ना भाई, थोड़ा दिमाग से खेल लेंगे ना। अब हम आगे ले चलते हैं, अगला कंसेप्ट है कि क्वेश्चन है, हाँ भाई है तो क्वेश्चन, लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट जानना होगा। कंसेप्ट देखो जल्दी से जल्दी देखते हैं भाई। देखो यार अगर आइसोटोप गिवन हो, अगर आइसोटोप गिवन हो, अगर आइसोटोप गिवन हो, आइसोटोप गिवन हो तो क्या करेंगे सर, देखिए मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट x है, कोई एक एलिमेंट x है भाई, 14 फरवरी है, x को कोई याद नहीं करोगे, ध्यान से सुनोगे। x एलिमेंट का मान लेते हैं 3 गो आइसोटोप है, मान लेते हैं x का 3 आइसोटोप है। हाँ भाई आइसोटोप का मतलब पता है क्या, आइसोटोप का एक वो मतलब होता है कि उसका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। भाई फटाक से यहाँ लिख लो, सभी बच्चे यहाँ लिख लो। तो आइसोटोप क्या होता है सर, आइसोटोप का मतलब सर एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, बस इतना बात याद रख लो। एटॉमिक मास अलग होना चाहिए, दूसरा बात ये याद रख लो एटॉमिक मास अलग होना चाहिए। भाई आइसोटोप में क्या याद रखना है, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, एटॉमिक मास अलग होना चाहिए। चलो भाई अब आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ क्या है सर, अगर x कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं कि इसका एटॉमिक मास मान लेते हैं भाई 16 है या 17 है, कुछ एक मान लेते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कितना सर 35 हो गया सर। फिर यहाँ बात कर लेते हैं दूसरा आइसोटोप x 17, यहाँ 37 हो गया। तीसरा आइसोटोप का मान लेते हैं भाई x 17, यहाँ 38 मान लेते हैं। यानी कि किसी एक एलिमेंट का 3 आइसोटोप है। अब यहाँ पे एक और चीज दिखेगा कि मान लेते हैं सर इसका परसेंटेज अबंडेंस यानी कि परसेंटेज अमाउंट, मान लेते हैं इसका परसेंटेज अमाउंट नेचर में x 17 35 का मान लेते हैं 15% है। कितना सर 15%, इसका मान लेते हैं 45% है। देखो पूरा परसेंटेज मिला के 100 पूरा ना होता है। यहाँ कितना हो गया 45 और 15 कितना हो गया भाई 60 हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा 40% इसका हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, क्या तरीका याद रखना है, ध्यान से सुनो। अगर किसी एलिमेंट का जितने भी आइसोटोप है, हर एक आइसोटोप का एटॉमिक मास तो होगा। जैसे इस आइसोटोप का एटॉमिक मास 35 है, इस आइसोटोप का एटॉमिक मास 37 है, इस आइसोटोप का एटॉमिक मास 38 है। ये बात समझ में आया। अब क्या याद रखना है सर, अगर ऐसा दे के आपसे एवरेज एटॉमिक मास निकालने बोला जाए,
अगर ऐसा देख के आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालने बोला जाए तब हम क्या कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, तब हम क्या कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, सभी बच्चे ध्यान देके सुनिए भाई। जिस आइसोटोप का एटॉमिक मास लेंगे उसी आइसोटोप का परसेंटेज मात्रा लेंगे। जिस आइसोटोप का एटॉमिक मास ले रहे होंगे उसी आइसोटोप का परसेंटेज मात्रा लेंगे। अब देखो, अगर इस आइसोटोप का एटॉमिक मास हम लेते हैं तो इसी आइसोटोप का परसेंटेज मात्रा लेना होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 35 को गुना करना होगा इसी के परसेंटेज मात्रा से, गुना कर दिए, अब जोड़ का साइन देंगे। अब भाई इसका काम हो चुका, अब इसके एटॉमिक मास को इसके परसेंटेज मात्रा से गुना करिए, क्या होगा भाई, 37 को गुना करना होगा 45 से। अब आगे बढ़िए, तो अब इसके एटॉमिक मास को गुना करना होगा इसके परसेंटेज वाले से, यानी कि 38 को गुना करना होगा 40 से। अब डिवाइड कर दीजिए जितना परसेंटेज है सबसे, यहाँ कितना है सर 15, यहाँ कितना है सर 45 और यहाँ कितना है 40। अब देखो भाई, आप सभी बच्चे 35-15 को गुना करके भाई अब यहाँ से मैथ सोल्व कर लोगे ना, ये मैथ सोल्व कर लोगे, यही आपको निकाल के दे देगा एवरेज एटॉमिक मास। समझ में आया क्या? अब इसी पूरा कंसेप्ट पे अगला दोनों क्वेश्चन है, इसी पूरा कंसेप्ट पे अगला दोनों क्वेश्चन है। आपके BUHS JET में जो सबसे हार्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री का कोई पूछने वाला रहेगा तो यही सेम क्वेश्चन पूछेगा भाई। ये नीट का क्वेश्चन, नीट लेवल का क्वेश्चन है, BUHS JET का इतना हार्ड लेवल नहीं जाएगा, बेसिक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अगर 1-2 क्वेश्चन हार्ड पूछ दिया जाए तो उसको भी आप सोल्व कर पाओ, इसलिए ये क्वेश्चन आपको, ये कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है। आपको क्या करना है भाई, S2 विजन पे जितना कंसेप्ट बताया जा रहा है सबको बढ़िया से करके जाओ, आपका एग्जाम ऐसे ही भाई एकदम हौले हौले निकाल के आ जाओगे, टेंशन नहीं लेने देंगे भाई तुम सभी को। मिलते हैं ना भाई 22 फरवरी को आप सभी बच्चों के सेंटर पे। अब देखो भाई, अब हम आगे बढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। क्या है सर क्वेश्चन, क्लोरीन हैज, देखो भाई क्लोरीन का सिंबल क्या है Cl, इसके पास 2 आइसोटोप होता है, क्लोरीन के पास 2 आइसोटोप, कौन कौन सर, एक Cl35 जिसका 75% दिया हुआ है, एक सर Cl37 जिसका 25% दिया हुआ है। इसी को लिखने का तरीका बताते हैं, ध्यान से सुन। क्लोरीन है सर, इसका 2 आइसोटोप, एक है सर क्या Cl35, Cl35 को आप ऐसे लिखना, Cl35 को आप ऐसे लिखना। दूसरा आइसोटोप क्या है सर Cl37, Cl37 को आप ऐसे लिखना, लिख लोगे। अब देखो भाई, Cl35 का कितना परसेंटेज दिया है सर 75%, कितना सर 75%। Cl37 का कितना परसेंट है सर 25%। चलो भाई रख दो। अब क्या कह रहा है आपसे, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। अरे भाई एवरेज एटॉमिक मास अगर निकालना हो ना इस प्रकार से तो क्या सिखाए हैं, जिसका आप एटॉमिक मास लोगे उसी का आपको परसेंटेज इंफॉर्मेशन लेना होगा। तो बउआ रे एटॉमिक मास अगर 35 लेते हैं इसको गुना किससे करना होगा, इसी के परसेंटेज वाले से, यानी कि 75 हो जाएगा। अब आगे देख लो, अगर मैं इसका एटॉमिक मास लेता हूं तो इसी के परसेंटेज से गुना करना होगा, यानी कि 37 को गुना करना होगा 25 से। अब भाग देना होता है, ये नियम है, किससे भाग देंगे सर, जितने परसेंटेज है सबसे, यानी कि 75 + 25। अब हम आपको एक बात बताते हैं भाई, जल्दी से देखो, टाइम कम है तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और गुना कर लेते हैं। जल्दी से देखो सही बच्चे, आप लोग भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके कभी गुना करके सीख लो, बाद में एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं ले जाने अगर दे तो वहां हाथ से कर लेना भाई। यहाँ क्या आपको बोला जा रहा है, 35 को 75 से गुना करना है, किसको सर 35 को गुना कर लेना है 75 से, कितना आएगा सर, देखो सही बच्चे 26-25 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 37 को गुना करना है भाई, किसको, 37 को गुना करना है किससे सर, 25 से गुना करना है, ये क्या दे देगा भाई, तो ये दे देगा सर 925, कितना सर 925। इसको भाग किस में दे देंगे सर, 75 + 25 100 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे भाई, इसको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो C के लमसम में आ जाएगा। अब तो मैथ हम आप पे छोड़ देना भाई, कुछ नहीं करना है सर, इन दोनों को जोड़ के 100 से डिवाइड कर देना है, तो ये आंसर आपका इसके C ऑप्शन के बराबर दे देगा। ये बात समझ में आया क्या सबको? पॉज करिए, नोट करिए, टाइम कम है भाई इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, कंसेप्ट भी बताना है इंपॉर्टेंट वाला और क्वेश्चन भी करवाना है, तो थोड़ा सा फास्ट आपको फील होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी इसी रिदम में हम लोग के साथ बने रहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन क्या है, Which of the following statement about isotope is correct? देखो भाई, अभी जो हम कंसेप्ट बताए थे आइसोटोप के बारे में, आइसोटोप में क्या होता है सर, एटॉमिक मास सेम होना चाहिए, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, एटॉमिक मास अलग होना चाहिए। बताए हैं कि नहीं बताए? आप ही लोग भाई प्रूफ हो, अभी तुरंत ना बताए हैं। हाँ सर, आइसोटोप अगर बात कर ले उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा किसी भी केस में।
एटॉमिक मास अलग होगा किसी भी केस में, यही बात है आइसोटोप का। आ जाओ आंसर ढूंढो। आइसोटोप हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। गलत बात सर, पहले ये गलत बात कर रहा है, देखिए ना सर। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर। ये बात समझ में आया भाई? अभी तुरंत ना कंसेप्ट समझाए थे, देखो फिर से तुम लोगों को कंसेप्ट समझाते हैं। देखो यही ना बताया गया था, आइसोटोप के केस में एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, लेकिन एटॉमिक मास अलग होना चाहिए। यही ना कंसेप्ट था। अब यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं भाई, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइसोटोप इज करेक्ट, यानी कि आइसोटोप के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। देख लो भाई, आइसोटोप का सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए लेकिन डिफरेंट मास नंबर होना चाहिए। क्या ये आंसर सही हो गया? क्या इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा भाई। अब आगे बढ़ लेते हैं भाई। देखो वेपर डेंसिटी क्या होता है, तो वेपर डेंसिटी के बारे में आपको एक बात समझना है, ये क्या होता है सर? तो कुछ वॉल्यूम गैस का होना चाहिए, कुछ वॉल्यूम गैस का होना चाहिए, उसका रेशियो निकाल लीजिए, उतना ही वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस की तुलना में। देखो भाई हाइड्रोजन गैस, देखो करना क्या है, मान लो कि अपने पास, मान लो कि यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन गैस है, मान लो ऑक्सीजन गैस का इसमें वॉल्यूम रखा हुआ है, ठीक है। इस वॉल्यूम के बराबर वैल्यू में हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ले लीजिए आप किसी दूसरा बर्तन में, और दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, तब जो मिलेगा ना भाई, दोनों का रेशियो का मतलब वो अनुपात निकाल दीजिए, तब जो मिलेगा वही होता है वेपर डेंसिटी। यही पूरा स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है। अब आपको वेपर डेंसिटी में बस इतना बात याद रखना है कि वेपर डेंसिटी किसी भी गैस का क्या होता है? मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2। किसी भी गैस का, जिस गैस का हम बात करेंगे उस गैस का मोलिकुलर मास ले लेना है, उसको 2 से भाग दे देना है, तब क्या दे देगा? उस गैस का वेपर डेंसिटी दे देगा। अब इसी को भाई थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो मोलिकुलर मास बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने वेपर डेंसिटी। तो ये दोनों फॉर्मूला दरअसल भाई वही है, एक आदमी दो चेहरा, वही है एक आदमी दो चेहरा, दोनों फॉर्मूला एक के है, देखने का नजरिया बस अलग अलग है, याद कर लोगे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं बुआरे। देखो हाँ, इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये देखो भाई, ये वाला भी फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा कि वेपर डेंसिटी क्या होता है? किसी गैस का मास ले लीजिए, जिसको हम मोलिकुलर मास बोलते थे, उसको भाग दे देना है, उतना ही वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस के मास से। बस इतना ही बात। फिर से एक बार कहानी समझा देते हैं। मान लो इसमें कुछ गैस का वॉल्यूम रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ मान लो हाइपोथेटिकल यहाँ हाइड्रोजन वाला वॉल्यूम है भाई, तो जितना मास इसका लीजिएगा ना, उतना ही मास हाइड्रोजन का ले लीजिए, दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, तब जो मिलेगा आपका वेपर डेंसिटी मिल जाएगा। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि वेपर डेंसिटी किसी गैस का निकालना है, कितना दिया हुआ है? 22, यानी कि 22। वेपर डेंसिटी किसी गैस का 22 दिया हुआ है। व्हाट इज इट्स मोलिकुलर मास? अभी एक ही कंसेप्ट समझे हो, वेपर डेंसिटी बराबर होता है सर मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2। जल्दी से रखो, वेपर डेंसिटी 22 दिया हुआ है सर, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। यहां से मोलिकुलर मास कितने आ जाएंगे? तो मोलिकुलर मास क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिलेंगे 22 गुने 2, यानी कि 44 हो जाएंगे। कहां पे आंसर है बउआ रे? आंसर सी है। कितना ही आसान तरीका से बनेगा अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो। अब देखो भाई, मोलिकुलर मास किसी गैस का कितना दिया हुआ है? 28 दिया हुआ है। क्या पूछा गया? वेपर डेंसिटी। तुरंत एक फॉर्मूला याद रखो, वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है सर? मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2 होता है। हमारे मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है? 28, भाग देना है 2 से, कितना निकलेगा? 14 निकलेगा। अभी तुरंत क्या समझे हो, अगर वेपर डेंसिटी दे दे और आपसे मोलिकुलर मास पूछा जाए तब क्या करोगे? देखो भाई, अगर वेपर डेंसिटी दे के मोलिकुलर मास पूछा जाए, सेम फॉर्मूला है, मैथ थोड़ा अलग तरीका से लग जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर निकालेंगे। भाई यहाँ पे क्या किया गया है? मोलिकुलर मास देके वेपर डेंसिटी पूछा गया है, या हम भाग देके निकालेंगे। एक ही फॉर्मूला है, लगाने का अलग अलग नजरिया है। क्या हम दोनों तरीका से इस क्वेश्चन को पूछेगा मेरे से, दोनों तरीका से हम सोल्व कर लेंगे कि नहीं सोल्व कर लेंगे? यही होना भी चाहिए भाई। पॉज करिए, नोट करिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। देखो हाँ जी, एक कंसेप्ट रहेगा। अब फिर से जल्दी से फटाफट से बच्चे तैयार होइए, सभी बच्चे फोकस होकर सुनिएगा। मान लो देखो, अब एक इक्वेशन टाइप में आएगा कि ए मोल ए का रिएक्ट कर रहा होगा बी मोल बी से, और यहां से दे रहा होगा सी मोल सी का और डी मोल डी का। दरअसल ये जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो आप, ये स्टेक्योमेट्री प्रॉब्लम पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? स्टेक्योमेट्री प्रॉब्लम पढ़ रहे हो। यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे? तो जो भी इक्वेशन लेंगे वो दरअसल बैलेंस केमिकल इक्वेशन रहेगा। यानी कि भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन का ये मतलब होता है, जितना मोल रिएक्टेंट का होगा उतना ही मोल प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो,
तो यहाँ जो आप देख रहे हो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, इस स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी को हम एक नाम दे देते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का। क्या नाम दे देंगे बुआरे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का नाम दे देंगे। अब यहाँ से एक कंसेप्ट समझना है, ये जो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी दिख रहा है ना, ये दरअसल केमिस्ट्री का कोई ना कोई एलिमेंट या कंपाउंड है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है कि सर नंबर ऑफ मोल ए का, नंबर ऑफ मोल ए, इतना लंबा ऐसे लिखेंगे तो होगा नहीं, इसको और शॉर्ट में लिख देते हैं। देखो मोल ए, इसका ये मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल ए का, इसको डिवाइड अगर कर देंगे हम इसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो ये बराबर हो जाएंगे मोल ऑफ बी, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये बराबर हो जाएंगे मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाय उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये बराबर हो जाएंगे मोल ऑफ डी डिवाइडेड बाय उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आपका यहां से जितने भी क्वेश्चन आएंगे बस यही एक कंसेप्ट से आप उसको गर्दा उड़ा दोगे, बस ये एकमात्र कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट पे आने वाला जितने भी क्वेश्चन आएगा इसी कंसेप्ट से आप उसको टैकल कर लोगे। तो सभी बच्चे अच्छे से इस कंसेप्ट को देखिए भाई, आपको क्या करना है, इक्वेशन को समझना है, इक्वेशन को समझ लो। इक्वेशन में क्या करना है सर, ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी जो भी यहाँ इस फॉर्मेट में रहेगा ना, केमिस्ट्री का कोई ना कोई एलिमेंट या कंपाउंड रहेगा, ये बात क्लियर है। और जो आगे उस एलिमेंट या कंपाउंड का जो मैथ का नंबर रहेगा ना बउआ, ये ए बी सी डी जो क्या है ना, ये एक मैथ का नंबर, ये एक मैथ का नंबर रहेगा, ये एक मैथ का नंबर दिखेगा, ये क्या है सर, ये एक मैथ का नंबर होगा। तो भाई केमिस्ट्री वाले एलिमेंट या कंपाउंड के सामने अगर कोई मैथ का नंबर है ना, उसको आप क्या बोल दोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और इस प्रकार से अप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे लेके आते हैं भाई, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इन द इक्वेशन, क्या इक्वेशन, 2 मोल H2 रिएक्ट कर रहा है O2 से और क्या बना रहा है, 2 मोल H2O बना रहा है। व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2, क्या पूछा है, O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा। आपको हम क्या समझाए हैं, O2 के सामने जो मैथ का नंबर रहेगा उसी को ना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलोगे। O2 के सामने देखो यहाँ पे सभी बच्चे, पेन का कलर चेंज करना होगा क्या, O2 के सामने मैथ का नंबर कितना दिख रहा है भाई, नहीं कुछ है तो 1 दिख रहा है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट O2 का कितना होगा, 1 होगा सर। क्या आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब आगे देखो बउआ रे, क्या है क्वेश्चन सर, इन द रिएक्शन, क्या है रिएक्शन, CH4 प्लस 2 मोल O2 से बन रहा है CO2 और 2 मोल H2O। क्या कह रहा है सर, हाउ मेनी मोल O2 का जरूरत पड़ेगा 1 मोल CH4 के साथ रिएक्शन करवाने के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना मोल ऑक्सीजन का चाहिए 1 मोल CH4 के साथ रिएक्शन करवाने के लिए, 1 मोल CH4 के साथ रिएक्शन करवाने के लिए कितना मोल ऑक्सीजन का चाहिए। हम आपको और कुछ तो नहीं सिखाए, लेकिन इतना तो सिखाए ना भाई। देखो सभी केमिस्ट्री वाले को पहचानो, ये क्या है सर, CH4 केमिस्ट्री वाला है ना, मीथेन, ये O2 केमिस्ट्री वाला है ना भाई, ऑक्सीजन, ये देखो CO2 केमिस्ट्री वाला है, ये क्या है सर, H2O, ये भी केमिस्ट्री वाला है। ये बात समझ में आया। अब देखो केमिस्ट्री वाला के सामने जो मैथ का नंबर है उसी को ना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलना सिखाए थे। अभी तरीका यहाँ पे क्या समझे थे भाई, यहाँ पे तरीका क्या समझे थे, जितने भी केमिस्ट्री वाला है सबका मोल ले लो, उसको उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग दे दो, आज सबको बराबर कर, यही ना सीखे थे, यही हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, तो सबका पहले मोल लिखेंगे, किसका सर सबसे पहले मोल लिखेंगे, तो मोल लिखेंगे CH4 का, इसको भाग दे देंगे किससे सर, तो CH4 के सामने नहीं कुछ है मैथ वाला, तो 1 है ना सर, 1 से भाग दे देंगे, बराबर कर दीजिए। मोल किसका ले लेंगे सर, O2 का, इसको भाग दे देंगे इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, अब इसको बराबर कर देंगे मोल ऑफ CO2, इसको भाग देंगे इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नहीं पूछा तो 1 है सर। अब आगे बढ़ो, अब बात करेंगे सर मोल ऑफ H2O, क्या सर, मोल H2O का सर, इसको भाग दे देंगे उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। इतना इन जनरल सभी क्वेश्चन में कर लेना। अब हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा दोबारा, अब क्वेश्चन में जिस जिस केमिस्ट्री वाला से मतलब रहेगा ना, बस वहां तीर का निशान मार लो और उसी को सिलेक्ट करके क्वेश्चन बना लोगे। अब देखो भाई क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोल O2 का, अब इस पूरा इक्वेशन में से O2 कहाँ है सर, तो यहाँ है, मतलब मुझे इसको सिलेक्ट करना है। अच्छा कितना मोल ऑक्सीजन का चाहिए, CH4 के 1 मोल से रिएक्ट करवाने के लिए, CH4 कहाँ है सर, यहाँ पे है। देखो अब क्या समझाएंगे, जब पूरा वैल्यू एक दूसरे के बराबर है तो क्या ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, हाँ सर एकदम होगा। अब इसी को बाहर निकाल के सोल्व कर लो, आपका आंसर निकलेगा। क्या है सर, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है सर, जल्दी से देखिए, यहाँ पे आएगा सर मोल ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय 1,
इसको साइड करो, मोल किसका सर निकालना है, CH4 का, इसको डिवाइड कर देंगे 1 से, बराबर कर देंगे सर मोल O2 का, मोल O2 का, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएंगे सर, यहां से आपको क्या चाहिए थे, ऑक्सीजन के मोल, तो ऑक्सीजन के मोल यहां से क्या हो जाएंगे, मोल ऑक्सीजन का क्या हो जाएंगे 2 इंटू CH4 का मोल, CH4 का मोल यहां से 1 है, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 2 आंसर आ जाएगा। कहां पे है भाई, आंसर बी में है। बात समझ में आया, ये बात सबको समझ में आया। अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, इसी सेम कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, करना कुछ नहीं है, केमिस्ट्री वाला को पहचानना, स्टोइकियोमेट्री पहचान लेना, करना क्या है भाई, हर एक केमिस्ट्री वाला का जो मोल होगा उसको उसी के स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करके सबको बराबर कर देना और जिससे नाता रिश्ता रहेगा उन दोनों को बराबर कर देना, आंसर निकल जाएगा। तो ये होमवर्क रहेगा आपके इस सेशन का। अब मिलते हैं भाई, हाँ STP और NTP, कुछ नहीं भाई, ये आज से 15 साल वाला केमिस्ट्री में चलते आ रहा था। आज के सेशन में, आज के जमाने में IUPAC, आप सब जानते हो केमिस्ट्री में पढ़ना कुछ है ना भाई, तो IUPAC हमारा माता पिता रहेगा, यानी कि IUPAC ही हमको गाइडलाइन देंगे कि यही पढ़ो ये नहीं पढ़ो। तो IUPAC के अनुसार अभी के जमाने के लिए गलत बात है, ठीक है, ये पुराने जमाना में चलता था, जो बात लिखा गया इसी प्रकार से आप समझ लेना कि STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें टेम्परेचर कितना होता है सर, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में 273 बोलते हैं। प्रेशर कितना लेना है, 1 atm लेना है। इसी प्रकार से NTP में टेम्परेचर होता था 20 डिग्री और प्रेशर होता था 1 atm, जो कि आज के जमाना में दोनों को बराबर कर दिया गया है। ये बात सबको समझ में आया क्या। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं बुआरे। अब वही देखो, ये क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, हाउ मेनी मोल आर प्रेजेंट इन 44.8 लीटर O2 एट STP। देखो भाई STP कंडीशन है और गैस है, STP कंडीशन और गैस है, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सर, 44.8, इसको भाग देना है 22.4 से, भाग दोगे तो 2 आएगा, यानी कि आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ये बात सबको समझ में आया। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ भाई सेम, देखो सेम कंसेप्ट सेम क्वेश्चन, यानी कि सेम क्वेश्चन नहीं है लेकिन सेम कंसेप्ट है, तो ये हो जाएगा आपका होमवर्क। यहाँ भी वही बात है, गैस है सर, STP है सर, नंबर ऑफ मोल निकालने बोला गया है, लीटर देके निकाल लेना भाई इसको भी। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। हाँ आज का लेक्चर यानी कि मोल कंसेप्ट कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। जितना मोल कंसेप्ट आपको आज बताया गया है इसी पूरा को करके जाइएगा, मोल कंसेप्ट से आने वाला एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है भाई। आपको ये वाला सेशन एग्जामिनेशन यानी कि 22 फरवरी को याद आएगा। तो आप सभी बच्चे S2 विजन के साथ इसी प्रकार से बने रहिए और आपके जितने भी मित्र हैं जिनको इस बार BUHS JET का एग्जाम देना है वहां तक फैलाइए भाई, ठीक है, ताकि सबका कल्याण हो। सब अभी टेंशन में होंगे कि उसका तैयारी कैसे हो। इस टेंशन पे हथौड़ा मारने के लिए भाई S2 विजन आपके लिए इतना बेहतरीन पैटर्न पे पूरा भाई एकदम सीक्वेंस में एक सिलेबस लेके आ रहा है। तो आपका एक काम है, अपने मित्रों तक जरूर S2 विजन को शेयर करके पहुंचा दीजिए, ताकि हर एक बच्चों तक इतना बेहतरीन कंटेंट मिल पाए, हमारा टीम हर एक बच्चों तक पहुंच पाए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे आप सभी बच्चों को, पढ़ाई करते रहिए, टेंशन से दूर रहिएगा, बस पढ़ाई करते रहिएगा।